हेलो प्यारे बच्चे, मैं डी के अंजन इग्नाइटेड S2PC2 क्लासेज में फिजिक्स की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का एक नए टॉपिक लेकर हाजिर हूँ। आप सभी लोग पिछले क्लास में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी गुण पढ़े थे। आज हम लोग इलास्टिसिटी को बेहतर ढंग से किसी मॉडल के थ्रू समझेंगे, और वो मॉडल क्या है जिसे हम स्प्रिंग बॉल मॉडल आज कहेंगे। और उसी मॉडल के थ्रू आपको हम इलास्टिसिटी के प्रॉपर्टीज को, इलास्टिसिटी के गुण को समझाने की आज पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए आप सभी लोग कॉपी पेन लेकर और हेडिंग लगाने की शुरुआत करें। मैं हेडिंग लगाता हूं आज की टॉपिक को। प्यारे बच्चे, आज हम लोग पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ, क्या पढ़ेंगे? कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑन द बेसिस ऑफ a spring ball model, on the basis of a spring ball model। सब लोग हेडिंग लगा लिए? क्या हमने हेडिंग लगाया? कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑन द बेसिस ऑफ अ स्प्रिंग बॉल मॉडल। प्यारे बच्चे, हम लोग इस मॉडल को समझने से पहले यह समझें कि जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो पहले हम सॉलिड को समझते हैं। प्यारे बच्चे, सॉलिड जो बने होते हैं उसमें बहुत सारे एटम्स होते हैं, और जितने भी एटम्स होते हैं वो आपस में किसी फोर्स से बंधे होते हैं, जिस फोर्स को हम इंटर एटॉमिक फोर्स कहते हैं। तो जो सॉलिड है उसी सॉलिड को बनाने के लिए हम एक मॉडल के थ्रू उस सॉलिड को स्टडी करते हैं। जैसे देखिए, हम कुछ जो सॉलिड के एटम्स हैं, जैसे मान लिया एक एटम्स ये है, एक एटम्स ये है, और एक एटम्स ये है, और एक एटम्स ये है। ये हम लोग 4 एटम्स ले लिए। इस चारों एटम्स को किसी स्प्रिंग के थ्रू हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। जैसे देखिए यहां कनेक्ट कर दिए, इसको भी है ना स्प्रिंग से कनेक्ट कर दीजिए। जितने भी है सबको एक दूसरे को स्प्रिंग से आप कनेक्ट कर दीजिए। जैसे इसको भी कनेक्ट कर दिए, है ना, इसको भी हमने कनेक्ट कर दिया, तो ऐसे कनेक्ट कर दिया तो स्क्वायर टाइप का एक बना। अब कुछ और एटम्स को लेते हैं। जैसे ये एटम्स है, एक ये एटम्स देखिए है ना, एक ये एटम्स है, एक एटम्स ये है, और ये सब को भी एटम्स को आपस में स्प्रिंग से कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, ऐसे स्प्रिंग से इसको भी हम लोग क्या कर देंगे? कनेक्ट कर देंगे, ऐसे इस ढंग से। ठीक है, इस तरह से। अब इस जितने भी एटम्स हैं उस सब एटम्स को क्रॉसपॉन्डिंगली भी कनेक्ट कीजिए, मतलब एक दूसरे से क्रॉसपॉन्डिंग रूप में, संगत रूप में इसको कहते हैं। तो यहां से इसको भी हम लोग ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, इसको भी हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, इसको भी हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, है ना, और इसको भी हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। देखिए ऐसे हम कनेक्ट करके, है ना, एक मॉडल्स हमने तैयार किया है, जिस मॉडल्स को स्प्रिंग बॉल मॉडल कहेंगे। अब ये देखिए, स्प्रिंग जो बॉल मॉडल है एक सॉलिड की भांति है, बट पक्का सॉलिड तो है नहीं, क्योंकि उस सॉलिड को समझने के लिए हम ऐसा डायग्राम क्रिएट किए हैं। और इस डायग्राम में देखिएगा तो ये सभी जितने भी आपको ये सब डॉट जो नजर आ रहा है, ये सब जो डॉट में ली है ये इंडिकेट कर रहा है किसको? एटम्स को। ये सॉलिड के सब एटम्स हैं, और सॉलिड के अंदर एटम्स चूंकि फोर्स से बंधे होते हैं, जिस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? इंटर एटॉमिक फोर्स। अब उस इंटर एटॉमिक फोर्स का वर्क जो है यहां स्प्रिंग कर रहा है। ये स्प्रिंग है जो इंटर एटॉमिक फोर्स है। अब ये जो दोनों एटम्स हैं जब प्लेस्ड यहां है तो कुछ सेपरेशंस भी दिख रहा है, जिस सेपरेशंस को हम लोग इंटर एटॉमिक सेपरेशन कहेंगे, जिसे सिंबल में हम R0 दे देते हैं। ये देखिए R0 है, ये R0 है, ये सब R0 सेपरेशन है। और ये पूरा जो बॉल मॉडल है आपको एक तरह के क्यूब जैसा दिख रहा है ना, एक क्यूब जैसा मैं डायग्राम ही बनाया हूं। अब देखो, समझो यहां पर कैसे इलास्टिसिटी है ना, इसमें हम समझेंगे।
देखो तुमने इलास्टिसिटी में समझा था कि इलास्टिसिटी में जब कोई बॉडी होता है, उस बॉडी पर जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट करते हैं और फिर डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा लेते हैं तो वो बॉडी अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रिगेन्स कर लेता है। तो इसमें भी उस तरह का कुछ गुण आपको दिखेगा। जैसे इसमें देखिए, अगर हम फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स है ना बॉडी से अवे एक्ट करें, माने इससे आउटवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करें, देखिए ये एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हमने किया है। अब समझिए, जब ये एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेंगे तो इस एटम का जो बीच का जो सेपरेशंस है ना, वो इंक्रीज होने लगेगा। क्यों? क्योंकि फोर्स लगने से ये सिस्टम स्ट्रेच होगा, और जब स्ट्रेच होगा तो इस दोनों के बीच में सेपरेशन इंक्रीज हो जाएंगे। तो जब सेपरेशन इंक्रीज हो जाएंगे तो इसके सिस्टम के अंदर एक इंटरनल फोर्स एक्ट करने लगता है, और वो फोर्स जो एक्ट होता है इस एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होता है, जिसे हम लोग है ना रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। कौन फोर्स कहते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स। तो ये रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करके इस सिस्टम की जो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन है उसको बनाने में है ना कोऑपरेट करता है। तो आपने यहां देखा कि सिस्टम पर जब बाहर की ओर हमने एक्ट कर रहे हैं है ना, तो इस सिस्टम में एक इंटरनल फोर्स जो है प्रोड्यूस हो रहा है, और वो इंटरनल फोर्स है ना इस सिस्टम के ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशंस को रिगेन्स करने में हेल्प कर रहा है। अब इस तरीके से अपोजिट बातें में देख सकते हैं कि अगर फोर्स इस डायरेक्शन में ना एक्ट करके हम फोर्स जो है सिस्टम की टुवार्ड्स एक्ट करें, माने ऐसे हम एक्ट करें इस तरह से, तो आप जाहिर सी बात है कि जब बाहर से इस सिस्टम पर टुवार्ड्स एक्ट करेंगे तो इससे क्या होगा? इससे यही होगा कि इस एटम के बीच की जो सेपरेशन है वो डिक्रीज हो जाएगा, वो कम होने लगेगा। अगर सेपरेशन कम होने लगेगा तो इस सिस्टम के अंदर में है ना फिर से एक फोर्स प्रोड्यूस होगा जिसे हम रिस्टोरिंग फोर्स बोलेंगे, और वो रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा? इस सिस्टम की जो है ना साइज घट रहा है उस साइज को है ना रिगेन्स करना चाहेगा ओरिजिनल साइज को, है ना अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करके। जैसे अभी यहां इस तरह से एक्ट हो रहा है तो ये फोर्स इस तरह से एक्ट नहीं होगा, इसके डायरेक्शंस क्या होंगे? अपोजिट हो जाएंगे, ऐसे डायरेक्शन हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह से एक्ट होगा। तो ये जो फोर्स एक्ट करके इस सिस्टम की जो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशंस है ना उसको बनाने की कोशिश करता है। आपको अगर हम बेहतर ढंग से बात करें तो सही बात यह है कि कोई भी जो सॉलिड होता है ना उसमें जो एटम प्लेस्ड होते हैं ना वो एटम्स एक है ना नॉर्मल सेपरेशन पर रहते हैं, एक इक्विलिब्रियम सेपरेशन पर रहते हैं, और वो इक्विलिब्रियम सेपरेशन को हम लोग क्या कहते हैं? आर नॉट कहते हैं। और जहां पर इस सेपरेशन अगर आर नॉट सेपरेशन पर होता है और इस समय आर नॉट सेपरेशन पर इसमें कोई भी इंटरनल फोर्स एक्ट नहीं होता है, उस समय जो इंटर एटॉमिक फोर्स जो हम बोल रहे हैं है ना उसकी वैल्यू 0 हो जाता है। तो इस तरह से इसको हम इलास्टिसिटी को समझ सकते हैं। आप इसमें यह देखें कि सिस्टम के अगर हम है ना आउटवर्ड डायरेक्शन में अगर फोर्स डिफॉर्मिंग एक्ट किए तो इंटरनल फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हुआ और वो सिस्टम को रिगेन्स करना चाहा। फिर आपने देखे कि इसकी टुवार्ड्स अगर एक्ट करते हैं तो रिस्टोरिंग फोर्सेस के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है और सिस्टम को फिर ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन बनाने में हेल्प करता है। तो इस तरह से आप इलास्टिसिटी को आप है ना समझ सकते हैं। अब इसी बात को हम पॉइंट बाय पॉइंट कुछ टर्म है इसमें जो हम लिखते हैं। जैसे पहला बात है कि यहां पे जो ये डॉट है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो हम कहेंगे है ना कि हियर डॉट रिप्रेजेंट दैट एटम्स ऑफ है ना स्प्रिंग बॉल मॉडल। स्प्रिंग बॉल मॉडल का है ना हियर डॉट रिप्रेजेंट दैट एटम्स ऑफ स्प्रिंग बॉल मॉडल। ये स्प्रिंग बॉल मॉडल का जो डॉट जो है रिप्रेजेंट कर रहा है एक तरह के एटम्स का, ठीक है ना। इसी डॉट को हम बॉल बोल रहे हैं। यहां पर ये एक तरह का है कुछ यहां हम बॉल जैसा ट्रीट किए हैं, लेकिन यही बॉल जो है वो क्या बना हुआ है? एटम ही बना हुआ है, ठीक है। अब देखिए है ना स्प्रिंग क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्प्रिंग तो ये लिख सकते हैं हियर स्प्रिंग represent that inter atomic force
इंटर एटॉमिक फोर्स बिटवीन द एटम्स, या एटम्स का काम यह कौन कर रहा है, एटम्स का काम कौन कर रहा है, बॉल, है ना, तो बिटवीन द बॉल बोल सकते हैं। क्या लिखे, एयर स्प्रिंग रिप्रेजेंट दैट इंटर एटॉमिक फोर्स बिटवीन द एटम्स, एटम्स के बीच में, है ना, इंटर एटॉमिक फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बातें करते हैं अगला, कि अगला बातें में ये आर नोट क्या है, तो आर नोट को यहां पर जो बोला जा रहा है, आर नोट क्या है, तो वो है नॉर्मल एटॉमिक सेपरेशन, नॉर्मल एटॉमिक सेपरेशन, नॉर्मल एटॉमिक सेपरेशन। जनरली जो एटम्स होते हैं सॉलिड में वो नॉर्मल सेपरेशन पर ही प्लेस्ड होता है ना, इसीलिए इस सेपरेशन को हम लोग, है ना, नॉर्मल सेपरेशन कहते हैं या नॉर्मल एटॉमिक सेपरेशन कहते हैं, है ना। तो यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा, इतना जल्दी से लिख लीजिए, मैं इसको मिटा के फिर से और बातें लिखता हूं, जल्दी करिए, हो गया, जल्दी करिए, पॉज करके लिख लेंगे आप लोग इसको जल्दी से। चलिए आप लोग लिख लिए होंगे, आगे हम इसके बारे में पढ़ते हैं फिर। तो ये तो दो बात हुआ, है ना। अब इसके आगे इसकी कहानी क्या है जो समझते हैं। अब देखिए यहां पर अगला कहानी क्या है जो देखते हैं। इफ डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स कहें तो यहां पर क्या है, एक्सटर्नल फोर्स, है ना। इफ डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट्स on the a spring ball model away from the system, क्या कहेंगे, if deforming force acts on the स्प्रिंग बॉल मॉडल अवे फ्रॉम द सिस्टम, सिस्टम कहने का मतलब ये बॉल मॉडल, है ना, अवे फ्रॉम द सिस्टम, कॉमा, देन रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, opposite direction of deforming force, and with the help of this force system कहने का मतलब स्प्रिंग बॉल मॉडल, ऑफ द हेल्प ऑफ दिस फोर्स सिस्टम regains its original कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो यहां देखिए इस बात को हमने क्या कहा, इफ डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट्स ऑन द स्प्रिंग बॉल मॉडल अवे फ्रॉम द सिस्टम, देन रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस फोर्स सिस्टम रिगेन्स इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, और इस फोर्स के सहायता से सिस्टम अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रिगेन्स कर लेगा, जो बताता है इलास्टिसिटी को, है ना। तो ये बातें हुआ। अब दूसरी बातें इसमें क्या है जो देखिए, अब यहां पर अगर ऐसा हम लिखेंगे कि इफ डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग on the model towards the system, then restoring force is acting opposite direction of deforming force, opposite direction of deforming force, and
with the help of this force, with the help of this force, इस फोर्स के सहायता से, with the help of this force, system regains its original configuration। तो आप देखिए कि दोनों कहानी में अंतर क्या है। इसमें कहा गया डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट्स ऑन द स्प्रिंग बॉल मॉडल अवे फ्रॉम द सिस्टम, सिस्टम कनेक्ट मतलब बॉल मॉडल से, है ना। देन रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। तो जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो कहां एक्ट होता है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस फोर्स सिस्टम रिगेन्स इट ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। और इस फोर्स की सहायता से सिस्टम ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रिगेन्स करता है, जो इलास्टिसिटी के बिहेवियर्स को बताता है। उससे देखिए, इफ डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द मॉडल टुवार्ड्स द सिस्टम, सिस्टम की ओर एक्ट कर रहे हैं, है ना। देन द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स एंड विद द हेल्प ऑफ दिस फोर्स सिस्टम रिगेन्स इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें क्या होगा कि हम सिस्टम पर, है ना, टुवार्ड्स एक्ट किए हैं, तो इसीलिए रिस्टोरिंग फोर्स यहां, है ना, अवे एक्ट होगा, है ना, और सिस्टम के ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रिगेन करने की कोशिश करेगा। एक पॉइंट और लिख सकते हैं इसमें, है ना, कि लास्ट में कि द एबव फेनोमेना, है ना, रिप्रेजेंट दैट, है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिक बिहेवियर, है ना, ये कह सकते हैं लास्ट में। तो इतना आप लोग को अगर हो गया है तो जल्दी इसको कंप्लीट कीजिए, नहीं हुआ है तो हो गया, हाना बोला करें, जल्दी से इसको लिखें, इसको मिटाता हूं। ओके, तो इसको हम लोग जो है कैसे था इलास्टिसिटी का गुण, ये हम लोग समझे। अब जो है आगे इससे हम देखते हैं कि इसके आगे क्या होता है। इसमें लास्ट पॉइंट एक लिख सकते हैं थर्ड नंबर पॉइंट्स में कि इन द एबव फेनोमेनन, इन द एबव फेनोमेनन represents the concept of elasticity। ऊपर के फेनोमेना क्या रिप्रेजेंट किया, कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी को। तो ये आप इलास्टिसिटी समझे होंगे, ऐसा हमें उम्मीद है। इतना जल्दी करें, अब हम नए हेडिंग लगाएंगे। हो गया होगा, ओके। चलिए इसको हम हटाते हैं। तो ये था हमारा स्प्रिंग बॉल मॉडल के थ्रू कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी। अब आगे की ओर हेडिंग क्या है ना, वो देखें। अगला कंसेप्ट क्या है आज का, देखिए नेक्स्ट इलास्टिसिटी को ही समझेंगे इसी के थ्रू, जिसको हम कहेंगे आज कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक फोर्स। कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक फोर्स या इंटर एटॉमिक फोर्स बोल सकते हैं, इंटर एटॉमिक फोर्स, ठीक है क्या, इंटर एटॉमिक फोर्स। कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी इन टर्म्स ऑफ, है ना, इंटर एटॉमिक फोर्स। अब इसको समझने के लिए दो ग्राफ बनाते हैं। एक ग्राफ देखिएगा यहां पे, जिसको हम कह रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी वर्सेज एटॉमिक सेपरेशन, है ना। तो ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेज एटॉमिक सेपरेशन, जिसको हम आर बोलेंगे,
ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेज एटॉमिक सेपरेशन। देखिए जैसे यहां पर ये जो है वाई एक्सिस हमने लिया है, ठीक है, और ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये देखिए, और ये हमारा ओरिजिन है। तो इधर की ओर हम ले रहे हैं जो सेपरेशन ले रहे हैं एटॉमिक सेपरेशन, और ऊपर की ओर जो हम लोग ले रहे हैं वाई एक्सिस पे इधर ले रहे हैं हम पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम सिंबल में यू टाइप के बोल रहे हैं। ये देखिए ये है पोटेंशियल एनर्जी, है ना, शॉर्ट में पी लिख रहे हैं, यह है पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए इसमें जब ग्राफ बनाते हैं तो कैसा ग्राफ शेप लेता है, एटम्स का जो सॉलिड में एटम्स प्लेस्ड होते हैं उसका ग्राफ कैसा बनता है वो देखिए। ये कुछ इस तरह का शेप लेता है ना, ये देख रहे हो कुछ इस तरह का शेप लेता है। और यहां पर जो ये देख रहे हैं कि सबसे जो नीचे पोर्शन में दिखा हुआ ये हमारा आर नॉट है, जिसको हम नॉर्मल एटॉमिक सेपरेशंस बोलते हैं, और ये आप जो देख रहे हैं ये सबसे मिनिमम एनर्जी है जिसको हम यूनिट कह रहे हैं, ठीक है। और ये जो है इस तरह का है ना, आर नॉट के लेफ्ट वाले पार्ट है, या आर नॉट के राइट वाले पार्ट है, मैंने नॉर्मल जो सेपरेशन है उससे ज्यादा डिस्टेंस होगा, इधर नॉर्मल सेपरेशन से कम डिस्टेंस होगा। मतलब एटॉमिक जो सेपरेशंस होंगे, एटम्स के बीच के जो सेपरेशंस होंगे वो इधर कम होंगे और इधर ज्यादा होंगे, है ना। एक ये हुआ। अब इसी में देखिए कहानी इस तरह का, ये जो ग्राफ है इधर आर है एटॉमिक सेपरेशन, और इधर हम फोर्स ले रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं इंटर एटॉमिक फोर्स। इंटर एटॉमिक फोर्स इधर है, ठीक है, इंटर एटॉमिक फोर्स। अब यहां जो आपको दिख रहा है ये देखिए, ये देखिए यहां भी जो कहानी कुछ इस तरह ग्राफ इसका भी बनता है। आइए इस ग्राफ को भी फिर थोड़ा सा देखते हैं ऐसा करके, ठीक है। अब यहां देखा जाए तो ये जो पोजीशंस आपको दिख रहा होगा, ये पोजीशन ये यहां आर नॉट है ना, ये जो पोजीशन आपको दिख रहा होगा, एक मिनट थोड़ा, हाँ, तो ये जो है ये देखिए, तो ये पोजीशंस है जो मेनली आर नॉट की पोजीशंस है, और इसके आगे जो है वो पोजीशंस आर नॉट से बड़े वाला पोजीशंस है। हाँ ये देखिए ये क्लियर है, ये आर नॉट से आगे का पोजीशन है, आर नॉट से कम का पोजीशन है। अब यहाँ आर नॉट से आगे का जो पोजीशन होता है उधर जो फोर्स कैसा होता है, तो उसको हम बोलते हैं अट्रैक्टिव फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अट्रैक्टिव फोर्स। इससे इधर के जो पोजीशन होता है, ये पोजीशन इधर हम बोलते हैं रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। आर नॉट के बैक जो होता है वो रिपल्सिव फोर्स, आर नॉट के आगे होता है वो अट्रैक्टिव फोर्स। और एक देखिए आर नॉट है, तो ग्राफ में क्या क्या होता है जरा इसको समझते हैं। देखिएगा, देखिए अगर डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट करके हम सेपरेशन को लार्ज कर दें, मतलब आर की वैल्यू ज्यादा हो जाए, एटॉमिक सेपरेशंस इंक्रीज कर जाए, तो जब एटॉमिक सेपरेशन बढ़ जाएगा ना, तो उस स्थिति में पोटेंशियल एनर्जी देख रहे हैं, ये वाला पोटेंशियल एनर्जी होगा इधर नेगेटिव रह जाता है, माइनस में ही रह जाता है। इंक्रीज तो करता है इधर भी पोटेंशियल एनर्जी, बट नेगेटिव में हो जाता है, रहता है। और उस कंडीशन में देखो आर नॉट यहां पर है, आर नॉट से आगे जो है अगर आप डिफॉर्मिंग फोर्स आर नॉट से बढ़ाते हैं तो उस केस में है ना फोर्स जो है अट्रैक्टिव लगता है, माने अट्रैक्ट करना चाहता है। इधर रिस्टोरिंग फोर्स इधर क्यों लगता है, डिफॉर्मिंग फोर्स इधर की ओर, रिस्टोरिंग फोर्स इधर की ओर, ठीक है। अब देखिए आर नॉट से हम कम करते हैं, है ना, तो आर नॉट से कम करते हैं तो रिस्टोरिंग फोर्स जो है ना, रिस्टोरिंग फोर्स जिसको इंटर एटॉमिक फोर्स कह रहे हैं,
वो रिपल्सिव नेचर का होता है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करने लगता है, मतलब रिपल्सिव करने लगता है, मतलब उस सिस्टम पुराना बनाने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है रिपल्सिव फोर्स, मतलब वो लगा रहा है इधर की ओर तो ये लगाएगा उस तरह की ओर, अपोजिट डायरेक्शन में रिपल्सिव फोर्स लगेगा। अब देखिए यहां पर जो है देख रहे हैं कि ये जो सिचुएशन है इसमें यहां पर पोटेंशियल एनर्जी इसमें क्या है ना, जीरो है, और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम है, माइनस में सबसे ज्यादा है। तो एटम्स में जो एटम्स के पास एनर्जी, सॉलिड में जो एटम्स उसके पास जो एनर्जी होता है वो एनर्जी सबसे कम कहां होता है, इस R0 पे मिनिमम एनर्जी सबसे कम यहां पर होता है, और जहां पर मिनिमम एनर्जी होता है उसमें रिस्टोरिंग फोर्स का मान देखो, यहां पर ये उस पोजीशंस की बात कर रहे हैं, यहां पर रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू कितना होता है, 0 होता है ना, इस तरह से। तो जो भी एटम सॉलिड में रहते हैं वो नॉर्मल सेपरेशन पर जब रहते हैं, माने R0 सेपरेशन पर रहते हैं, है ना, तो उसमें जो है फोर्स की वैल्यू 0 हो जाता है और एनर्जी क्या होता है, मिनिमम होता है, सबसे कम एनर्जी होता है, हमने सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी पर सॉलिड में जो एटम्स होते हैं वो प्लेस्ड होते हैं, है ना। तो यही मेन था। अब इसी को हम बारी बारी से पॉइंट करके है ना स्टडी करते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि इसमें कह सकते हैं कि द एटम्स इन अ सॉलिड are held together with the help of interatomic force, देखिए इस पॉइंट में कहा क्या गया है, द एटम्स इन अ सॉलिड में जो एटम्स होते हैं है ना, आर हेल्ड माने रहता है, कैसे रुका रहता है, आर हेल्ड टुगेदर माने एक साथ कैसे रहते हैं, टुगेदर विथ द हेल्प ऑफ इंटर एटॉमिक फोर्स की सहायता से उसके अंदर जो है ना एटम्स प्लेस्ड होता है सॉलिड के अंदर। तो पहला बात तो ये है। दूसरा कहानी, इसको लिख लिए, इसको हटा दे, जल्दी बोलिए, हाँ ना हो गया ये बाबू लोग, इसको हटाते हैं। ओके, अगला पॉइंट क्या है, जो देखो अगला पॉइंट क्या है यहां पे, वो देखो, व्हेन द एटॉमिक सेपरेशन इज लार्जर देन potential energy of an atom is negative and interatomic force are attractive in nature। और जो ये फोर्स होता है वो कैसा नेचर का होता है, अट्रैक्टिव नेचर का होता है। ये देखिए, व्हेन द एटॉमिक सेपरेशन इज लार्जर देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन एटम इज नेगेटिव एंड इंटर एटॉमिक फोर्स है ना आर अट्रैक्टिव इन नेचर। हो गया, इसको हटाएं, इसको हटाएं, जल्दी जल्दी करिए। हो गया बाबू लोग, इसको हटाते हैं, है नहीं तो आइए यहां पर लिख देते हैं। देखिए अगला, at some particular separation R is equal to R0, then potential energy of an atom is minimum and interatomic फोर्स इज 0। देखिए इस सेपरेशन पर आता है एट सम पर्टिकुलर सेपरेशन R इज इक्वल टू R0 देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन एटम इज मिनिमम एंड इंटर एटॉमिक फोर्स इज 0। इस समय 0 होता है, इसी समय सॉलिड जो है, सॉलिड में एटम जो है प्लेस्ड होता है इसी सेपरेशन पे, है ना। अगला पॉइंट देखिए क्या होता है। तो
तो यहां तक आप लोग क्लियर हो गया कि एट सम पर्टिकुलर सेपरेशन R is equal to R0, then potential energy of an atom is minimum and interatomic force is 0, है ना। तो इतना समझ गए होंगे। यहां के बाद एक पॉइंट लिख सकते हैं और इसमें कि दिस सेपरेशन R0 is called the normal or इक्विलिब्रियम सेपरेशन। तो जनरली जितने भी एटम्स होते हैं सॉलिड में वो यही सेपरेशन पर प्लेस्ड होता है, माने उसका जिसमें एटम्स के बीच का जो गैपिंग होता है वो R0 होना चाहिए और उसमें एनर्जी जो होना चाहिए एटम्स के पास पोटेंशियल एनर्जी वो सबसे कम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए और उस समय इंटर एटॉमिक फोर्स का वैल्यू 0 होना चाहिए। ठीक है, एक पॉइंट और इसका देखिए क्या है। अब क्या होता है कि when the atomic separation is reduced below R0, then potential energy of an atom is steeply increases and interatomic force is repulsive in nature, ठीक है। तो यहां देखें कि when the atomic separation is reduced, है ना, बिलो R0 से अगर कम एटॉमिक सेपरेशन करते हैं, देखिए ये R0 है और R0 सेपरेशन कम किए, तो जैसे सेपरेशन कम किए तो पोटेंशियल देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, स्टीपली इंक्रीज कर रहा है, मान इसमें पॉजिटिव भी जा सकता है ना, स्टीपली इंक्रीजेज एंड इंटर एटॉमिक फोर्स इज रिपल्सिव इन नेचर। और ये देखिए ये R0 से कम जब करते हैं तो रिपल्सिव फोर्स आता है, मतलब क्या, अगर डिफॉर्मिंग फोर्स बॉडी को दबा रहा है ना, तो रिपल्सिव फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होकर के, रिस्टोरिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होकर के, है ना, और सिस्टम की ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशंस को, है ना, बना देगा। ठीक है, तो यहां तक कोई बात दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। इसके बाद एक फाइनल पॉइंट क्या है वो देखिए, इसको हटा दें, इसको सब लिख लिए, ओके। तो आइए फाइनल पॉइंट देखते हैं क्या होता है। तो फाइनल पॉइंट क्या है, नॉर्मली एटम्स आर occupy in the position R0, of minimum potential energy called the stable equilibrium, ठीक है। क्या लिखे, नॉर्मली एटम्स आर ऑक्युपाई इन द पोजीशन R0, है ना, ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कॉल्ड द स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। माने फाइनल बात यह हुआ कि जितने भी एटम्स होते हैं वो सॉलिड में वो कहाँ प्लेस्ड होते हैं, तो नॉर्मल इक्विलिब्रियम में या स्टेबल इक्विलिब्रियम में, है ना, जहां पर डिस्टेंस जो एटम्स के बीच का डिस्टेंस R0 होना चाहिए, है ना, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होना चाहिए, इंटरएटॉमिक फोर्स 0 होना चाहिए। इसी सिचुएशंस में हर एटम्स सॉलिड के अंदर बसा होता है। अगर उस पर आप डिफॉर्मिंग फोर्स आपने एक्ट किया तो अपोजिट डायरेक्शन, अगर मान लो उसको सिस्टम से अवे लगाया तो रिस्टोरिंग फोर्स सिस्टम के टुवार्ड्स एक्ट होगा, और अगर डिफॉर्मिंग फोर्स सिस्टम के टुवार्ड्स एक्ट किए तो रिस्टोरिंग फोर्स सिस्टम के अवे एक्ट होगा। इस तरह से एक्ट होता है। यही था हमारा इलास्टिसिटी का कंसेप्ट स्प्रिंग मॉडल के थ्रू और
है ना, ग्राफ ऑफ पोटेंशियल वर्सेज आर एंड फोर्स वर्सेज आर। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।